जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की नई भर्ती 2025 के लिए आज आपका पॉलिटी यानी कि भारतीय संविधान का सेट नंबर 14 चलेगा। इससे पहले आपका टोटल 13 सेट कंप्लीट हो चुका है और सभी प्रैक्टिस सेट का जो PDF है वो आंसर के साथ बिहार पुलिस के बैच में अपलोड कर दिया गया है। तो चलिए साथियों, शाम के 7:30 बज चुके हैं। फटाफट से आप लोग लाइव चैट के साथ जुड़ जाइए। और साथ ही ये क्लास बिहार पुलिस ड्राइवर के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो दोनों इस क्लास को देख सकते हैं। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, महापौर निम्नलिखित में से किसका प्रमुख होता है? नगर परिषद, नगर निगम, जिला परिषद या फिर डी परिवहन निगम का? चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए। महापौर निम्नलिखित में से किसका प्रमुख होता है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब है बी ऑप्शन, नगर निगम। याद रखिएगा, महापौर जो है नगर निगम का प्रमुख होता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप लोग आंसर कीजिए और प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर करना है, जिससे कि आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो सके। तो देखिए, ये क्वेश्चन आपका पहले भी हो चुका है। लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, ये अब्राहम लिंकन का कथन है। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। अब्राहम लिंकन कौन थे? तो अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन ने ही अमेरिका में दास प्रथा का अंत किया था 1863 में। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि दास प्रथा का अंत अमेरिका में किसने किया था? अब्राहम लिंकन ने। कब किया था? तो 1863 में। चलिए, क्वेश्चन नंबर देखिए तीसरा, भारत का संविधान कैसा है? तो देखिए, हमारा भारत का संविधान लिखित है, बिल्कुल सही है। संज्ञेय है, ये भी सही है। एकात्मक है, गलत है। हमारा भारत का संविधान एकात्मक नहीं है। एकात्मक कहाँ का है? तो एकात्मक जो है ब्रिटेन में है, यानी कि एकात्मक व्यवस्था जो है वो ब्रिटेन में है। भारत में कैसी व्यवस्था है? तो संघीय व्यवस्था है। अमेरिका में कैसी व्यवस्था है? तो अमेरिका में भी संघीय व्यवस्था है। तो भारत का संविधान क्या है? लिखित है, संघीय है, एकात्मक नहीं है। क्या ये परंपराओं पर आधारित है? बिल्कुल नहीं, ये परंपराओं पर भी आधारित नहीं है। तो आंसर होगा ए और बी। चलिए, कौन सा हो जाएगा? ए और बी यहाँ पर देख सकते हैं, ए ऑप्शन में दिया हुआ है। चलिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 4, भारतीय कानून के अनुसार किसी अपराधी को किशोर के रूप में परिभाषित किया जाता है? तो भारतीय कानून के अनुसार किसी अपराधी को किशोर के रूप में परिभाषित किया जाता है 18 वर्ष से कम उम्र में। ठीक है, यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन 5, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मौलिक अधिकार नहीं है? तो मौलिक अधिकार की बात करें, आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक में है और इसको अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार को भाग 3 में रखा गया है और भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो समानता का अधिकार आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 18 तक में है। काम करने का अधिकार, ये मौलिक अधिकार नहीं है, ये DPSP के अंतर्गत में आता है। शिक्षा के अधिकार की बात करें तो शिक्षा के अधिकार से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 21A। और आर्टिकल 21A यानी कि शिक्षा के अधिकार को कब जोड़ा गया था संविधान में? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत आर्टिकल 21A यानी शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया था। तो ये भी आपका मौलिक अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये आता है आपका 25 से लेकर 28 तक में। तो तीनों मौलिक अधिकार है। और साथियों, यहाँ पर ध्यान दीजिए, जिस भी साथी को बैच परचेज करने में समस्या आ रही है, यानी कि उनका पेमेंट जो है बार बार फेल्ड हो रहा है, आप लोग एक काम कीजिए, ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज कीजिए। यहाँ पर हम आपको स्कैनर देंगे, ठीक है? तो यहाँ पर पेमेंट करके भी आप लोग बैच को ले सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन 6, भारतीय संविधान की
8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? चलिए, बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन है और ये पॉलिटी का प्रैक्टिस सेट नंबर 14 है। इससे पहले आपका टोटल 13 प्रैक्टिस सेट, साइंस में लगभग 18 प्रैक्टिस सेट, ज्योग्राफी में लगभग 6 से 7 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुका है। तो जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आपने अभी तक बिहार पुलिस 2025 के लिए बैच को ज्वाइन नहीं किया है तो ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज करके आप लोग बैच के बारे में जानकारी ले सकते हैं। इस बैच में बहुत ही जल्द हिस्ट्री और स्पेशल बिहार का भी क्लास स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए आप लोग देर मत कीजिए। तो 8वीं अनुसूची की बात करें, ये भारत के भाषाओं से संबंधित है। और देखिए, जिस समय संविधान लागू हुआ था उस समय 14 भाषाएं थी। वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। अब कौन सी भाषा को कब जोड़ा गया, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो 14 भाषाएं थी, तो 15वां भाषा जो है ये कौन सा जोड़ा गया है? तो 15वां भाषा जो है सिंधी को जोड़ा गया है। कौन सा भाषा? सिंधी को जोड़ा गया है। कब? तो 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत जो है सिंधी भाषा को जोड़ा गया। फिर 16 नंबर भाषा, 17 नंबर भाषा और 18 नंबर भाषा, यानी कि बाद में फिर से 3 भाषाओं को ऐड किया गया। और इसके लिए ट्रिक है नमक, यानी कि नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। बाद में 3 भाषाओं को फिर से जोड़ा गया। कब? 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत में। तो 14 और ये 15, 16, 17, 18, ठीक है। फिर बाद में 4 भाषाओं को जोड़ा जाता है। कौन कौन सी 4 भाषाएं हैं? तो बोडो है, ठीक है, डोंगरी है, मैथिली है और संथाली। इन 4 भाषाओं को बाद में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? तो 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत में जोड़ा गया, ध्यान रखिएगा। तो 18 और ये तो पहले 14 भाषाएं थी, बाद में 15वीं भाषा सिंधी, 16, 17, 18 और बाद में 4 बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। तो इस प्रकार से वर्तमान में टोटल 22 भाषाएं हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि सिंधी को कब जोड़ा गया था, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को कब जोड़ा गया था, बोडो को कब जोड़ा गया था। यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 7। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया। और साथियों, क्लास खत्म होने के बाद ये जो पीडीएफ है आपको पूरा पीडीएफ मिल जाएगा आंसर के साथ में। और जो भी क्लास में एक्स्ट्रा क्वेश्चन ये सब बताते हैं इसका भी आपको नोट्स डेली दिया जाता है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया था 42वां संशोधन के द्वारा। ये कब हुआ था? तो 1976 में 42वां संशोधन होता है। और इस संशोधन को मिनी संविधान यानी कि लघु संविधान बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं? तो साथियों, उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के गठन के बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है? तो आर्टिकल नंबर 124 में, ध्यान रखिएगा। और हाई कोर्ट के गठन के बारे में आर्टिकल नंबर 214 में बताया गया है। देखिए, आर्टिकल हम बार बार आपको इसलिए बताते हैं ताकि आपको जल्दी से याद हो जाए, ठीक है। तो उच्चतम न्यायालय की यानी सुप्रीम कोर्ट, तो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश कौन है? तो संजीव खन्ना। कौन है? संजीव खन्ना है वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश। और सुप्रीम कोर्ट में टोटल 33 जज होते हैं और एक मुख्य न्यायाधीश, यानी कि टोटल 34 जज होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर गलत दिया हुआ है, सही कर लीजिए, 34 जज होते हैं। अच्छा, हाई कोर्ट की बात करें तो वर्तमान में भारत में कितने हाई कोर्ट है? तो टोटल 25 हाई कोर्ट है। सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन सा है? आप लोग कमेंट करके बताइए। तो निम्न में से कौन सा आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है? चलिए, क्वेश्चन 9 के लिए बताइए। ये सब पीडीएफ आपको मिलेगा इसी बैच में, ठीक है। क्लास में जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताएंगे सब कुछ यहाँ पर आपको दिया जाता है। तो कौन सा आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है? तो देखिए, जिसका संविधान में उल्लेख मिलता है वो संवैधानिक निकाय है, जिसका उल्लेख नहीं मिलता है वो संवैधानिक निकाय नहीं है। तो वित्त आयोग की बात करें तो इसका उल्लेख आर्टिकल नंबर 280 में मिलता है। संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी, इसका भी उल्लेख मिलता है संविधान में। आर्टिकल नंबर किस में? तो आर्टिकल नंबर 315 में।
कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी, तो एसएससी का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है, तो ये संवैधानिक निकाय नहीं है। बाकी चुनाव आयोग का उल्लेख है आर्टिकल नंबर 324 में, ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखिएगा, अखिल भारतीय सेवा पूछा जाता है और ये बता चुके हैं हम आपको। अखिल भारतीय सेवा इसके बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है, तो आर्टिकल नंबर 312 में। यूपीएससी के बारे में 315 में। धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है। और देखिए साथियों, अगर आप लोग बिल्कुल शुरुआत से पॉलिटी क्लास कर रहे हैं तो ये सब क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान होगा। ये सब क्वेश्चन कई बार हम आपको डिटेल्स में समझा के बता चुके हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन याद रखिएगा, कोई भी विधेयक धन विधेयक है या फिर नहीं है, इसका निर्णय कौन लेता है, तो याद रखिएगा लोकसभा का अध्यक्ष। फिर से रिपीट कर देते हैं, कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस पर अंतिम निर्णय किसका होता है, लोकसभा का अध्यक्ष का। और धन विधेयक कहाँ पर लाया जाता है, तो सबसे पहले लोकसभा में, यानी कि धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, वो भी राष्ट्रपति के पूर्व सहमति से। जब लोकसभा में इस विधेयक पर हस्ताक्षर हो जाता है फिर राज्यसभा में जाता है। हालांकि राज्यसभा का धन विधेयक पर कोई भी अधिकार नहीं होता है, फिर भी वह 14 दिनों के लिए रोक सकता है। 14 दिनों के अंदर अगर राज्यसभा की सहमति मिल जाती है तो ठीक है, अगर नहीं मिलती है फिर भी वो पास माना जाता है राज्यसभा से, और बाद में फिर राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देते हैं। और धन विधेयक पर राष्ट्रपति जो है हस्ताक्षर के लिए मना नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति के पूर्व सहमति से ही धन विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। तो जब लोकसभा में पारित हो जाता है तो राज्यसभा 14 दिन के लिए रोक सकता है, और 14 दिन के बाद फिर राष्ट्रपति के पास जाता है हस्ताक्षर के लिए। तो याद रखिएगा, धन विधेयक पर राज्यसभा का कोई भी अधिकार नहीं होता है, ये केवल 14 दिन के लिए ही रोक सकता है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में होते हैं। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आपको राष्ट्रपति का चुनाव और उपराष्ट्रपति का चुनाव दोनों बताते हैं। देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। केवल निर्वाचित, मनोनीत नहीं। फिर से रिपीट कर देते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा प्लस राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, साथ में सभी राज्यों के विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए में है संसद के सभी सदस्य और विधानसभाओं तथा विधान परिषद के सभी सदस्य। पूरा गलत है। पहले तो विधान परिषद का सदस्य भाग नहीं लेता है, दूसरा सभी सदस्य भाग नहीं लेगा, केवल निर्वाचित। ठीक है, संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित प्लस विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो ये कथन गलत है। संसद के दोनों सदनों और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अच्छा, उपराष्ट्रपति निर्वाचन में क्या होता है? तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में केवल निर्वाचित और उपराष्ट्रपति में सभी सदस्य भाग लेते हैं, ध्यान रखिएगा। और राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है आर्टिकल 61 के तहत में, इसमें कौन कौन भाग लेता है ये भी क्वेश्चन आता है। तो महाभियोग में संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, फिर से रिपीट कर देते हैं, राष्ट्रपति पर महाभियोग में संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं। इतना आपको ध्यान रखना है। संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? तो ये है आर्टिकल 343। ठीक है। अच्छा, हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला था? तो 14 सितंबर को, 14 सितंबर 1949 को मिला था हिंदी को राजभाषा का दर्जा। इसलिए 14 सितंबर को हम लोग राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? तो शुरुआत में ही हमने आपको बताया था, महापौर जो है नगर निगम का अध्यक्ष होता है।
पंचायती राज व्यवस्था कब संवैधानिक संस्था बनी थी? तो पंचायती राज के बारे में कई बार क्लास में बता चुके हैं। इसको संवैधानिक दर्जा मिला था 73वां संशोधन 1992 के तहत। और ये संशोधन जो है यानी कि ये अधिनियम जो है 1992 वाला, ये लागू कब हुआ था पूरे देश में? 24 अप्रैल 1993 को ये अधिनियम पूरे देश में लागू हुआ था। यहाँ पर पूछा गया पंचायती राज व्यवस्था कब संवैधानिक संस्था बनी थी? तो 73वां संशोधन 1992 के तहत बना था और लागू हुआ था 1993 में। तो यहाँ पर देख सकते हो ऑप्शन में 1992 भी है और 1993 भी है। जब ऑप्शन में दोनों मिले तब आपको आंसर 1993 वाला करना है, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो लागू वाला पूछा जाता है 24 अप्रैल 1993 वाला। तो 24 अप्रैल जो है इस दिन हम लोग क्या मनाते हैं? पंचायती राज दिवस मनाते हैं। पंचायती राज किस सूची का विषय है? तो ये राज्य सूची का विषय है। पंचायती राज को कार्य करने के लिए टोटल 29 विषय दिया गया है। पंचायती राज के बारे में भाग 9 में उल्लेख किया गया है, आर्टिकल 243 ए से लेकर ओ तक में। और अनुसूची की बात करें तो 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है। भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार का संगठन का नाम क्या है? तो ये है केंद्रीय सतर्कता आयोग। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। इसकी स्थापना कब होती है? 1964 में। किस समिति के सिफारिश पर? तो के संथानम समिति के सिफारिश पर इस आयोग की स्थापना होती है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत में कब लागू हुआ था? अच्छा, शिक्षा का अधिकार जो है ये मौलिक अधिकार कब बना था? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बना था। और इससे संबंधित आर्टिकल जो है आर्टिकल 21A है। या फिर आपसे ऐसे पूछ सकता है कि आर्टिकल 21A किससे संबंधित है? तो शिक्षा के अधिकार से। इसे कब जोड़ा गया? तो 2002 में। तो यहाँ पर शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत में कब लागू हुआ ये पूछा जा रहा है। तो 1 अप्रैल 2010 से पूरे भारत में लागू हुआ था और इसके लिए अधिनियम जो था ये 2009 वाला था। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। 2009 दिया हुआ है लेकिन पूरे भारत देश में लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को। लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम क्या है? तो महत्वपूर्ण निर्णय लेना, शक्तिशाली दमनकारी शासन, नागरिकों के प्रति जवाबदेही, ये आपका सही है। लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम जो है नागरिकों के प्रति जवाबदेह होना होता है। यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली का पर्यवेक्षण कौन करता है? और साथियों, जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप लोग सेशन को लाइक कीजिए और अब आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। इसकी स्थापना किस समिति के सिफारिश पर होती है? यंग हिल्टन आयोग समिति के सिफारिश पर 1 अप्रैल 1935 को। इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। भारतीय स्टेट बैंक का पुराना नाम क्या है? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से SBI कब बना? 1955 में। नीति आयोग कब आया था? 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, नीति आयोग जो है योजना आयोग के स्थान पर आया है। भारत में है तो बताइए भारत में क्या एक दलीय व्यवस्था है, द्विदलीय व्यवस्था है या बहुदलीय व्यवस्था है या निरंकुश सरकार है? ये तो होगा नहीं, एक दलीय भी नहीं होगा, द्विदलीय भी नहीं होगा, ये होगा बहुदलीय व्यवस्था है। इसका मतलब यहाँ पर पार्टियाँ पूछा जा रहा है कि भारत में एक पार्टी है, दो पार्टी है या फिर अनेक पार्टी है। तो भारत में ना एक दलीय है ना दो दलीय है, यहाँ पर बहुदलीय व्यवस्था है। यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। GDP का तात्पर्य क्या है? तो GDP का मतलब होता है ग्रॉस
डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद। देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? और साथियों, बिहार पुलिस 2025 बैच के बारे में जानकारी चाहिए तो क्लास के लास्ट में आपको जानकारी देंगे। तो देश का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है कार्यपालिका का भी प्रमुख होता है। अच्छा, कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है किस आर्टिकल में बताया गया है? तो 53 में। और राष्ट्रपति पद के बारे में 52 में। राष्ट्रपति शपथ के बारे में आर्टिकल 60 में। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन रही? तो ये है मीरा कुमार। भले यहाँ पर कुमार है लेकिन ये महिला है, मीरा कुमार। ठीक है, ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन से राष्ट्रपति सबसे कम समय के लिए पद पर रहे थे? तो ये है डॉक्टर जाकिर हुसैन। केवल 2 वर्षों के लिए पद पर रहे थे, लगभग 2 वर्ष। ठीक है, कब से कब तक? तो 1900 बताइए कब से कब तक? तो ये हो जाएगा 1967। हाँ, 1967 से लेकर 69 तक 2 वर्षों तक रहे थे। अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। और साथियों, इस क्लास के बाद अभी रात 8 बजे की क्लास होना बाकी है तो उसको भी करना है। तो अंबेडकर जयंती जो है 14 अप्रैल के दिन मनाई जाती है। क्यों? क्योंकि 14 अप्रैल 1891 को अंबेडकर जी का जन्म हुआ था। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित किया जा सकता है, बताइए किसके द्वारा? देखिए, मूल अधिकार को कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता है। भले इसमें चेंज किया जा सकता है, कुछ समय के लिए रोका जा सकता है, लेकिन इसे कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता है। तो कब कब रोका जाता है? जब आपातकाल की स्थिति आती है, यानी आर्टिकल जब 352 लगता है, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल, तो इसके तहत राष्ट्रपति जो है मूल अधिकार को कुछ समय के लिए रोक सकता है। लेकिन इसमें भी कंडीशन है, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को छोड़कर किसी भी आपातकाल में ये कभी भी इसे नहीं रोका जा सकता है। राज्यसभा के 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं प्रत्येक डैश पश्चात। राज्यसभा के बारे में आर्टिकल नंबर 80 में बताया गया है। राज्यसभा कैसा सदन है? अस्थायी सदन है। इसे कभी भी भंग नहीं किया जाता है। तो प्रत्येक 2 वर्ष पश्चात, यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। राज्यसभा में मैक्सिमम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो 250 सदस्य हो सकते हैं। संपत्ति का अधिकार अब एक क्या है? आंसर है अब एक ये कानूनी अधिकार है। पहले था मौलिक अधिकार, लेकिन 44वां संशोधन होता है 1978 में। इसके तहत मौलिक अधिकार की श्रेणी से संपत्ति के अधिकार को निकालकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब इसे रखा गया है आर्टिकल नंबर 300A में। 26 नवंबर जाना जाता है तो राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है 26 नवंबर को, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को ही हमारा भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। अच्छा, उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से। उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का कौन होता है? पदेन सभापति। उपराष्ट्रपति पद के बारे में आर्टिकल नंबर 63 में बताया गया है। और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन की बात करें तो अभी हमने आपको बताया था, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं, जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं और साथ में विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में केवल संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं। और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है। आगे देखिए, भारत सरकार का प्रथम लीगल ऑफिसर कौन होता है?
तो ये होता है भारत का महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इसके बारे में आर्टिकल नंबर 76 में बताया गया है। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। महान्यायवादी जो है संसद के किसी भी सदन में भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता है। और इसके बारे में आर्टिकल नंबर 88 में बताया गया है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, प्रथम महान्यायवादी कौन था पूछा जाता, याद रखिएगा, MC सीतलवाड़। MC सीतलवाड़ भारत के प्रथम महान्यायवादी थे। और ये कौन होता है? भारत सरकार का प्रथम लीगल ऑफिसर यानी कानूनी अधिकारी। तो चले साथियों, आज का प्रैक्टिस सेट आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अब जिनको भी बैच के बारे में जानकारी चाहिए अभी आप लोग क्लास को देखिए, और जिनको पता है अब आप लोग छोड़कर जा सकते हैं। तो साथियों, ये है आपका बिहार पुलिस का बैच। ज्वाइन कैसे करना है? तो प्ले स्टोर पर जाकर आपको सक्सेस वर्ल्ड MCQ टाइप करना है, और सर्च करने के बाद आपको अपने मोबाइल में इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके ओपन करना है। उसके बाद इस प्रकार से इंटरफेस शो होगा। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है ऑल कोर्स पर, और ऊपर में आपको मिल जाएगा बाय नाउ का ऑप्शन। तो यहाँ पर बाय नाउ करके इस बैच को ले सकते हैं। ठीक है, बैच को परचेज करने में कोई भी समस्या हो तो ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप लोग मैसेज कीजिए। बाकी कोर्स में क्या क्या मिलेगा सब डिटेल में लिखा हुआ है, और भी डिटेल्स में जानना है तो इसी पर आपको मैसेज करना है।